Welcome, my studious people, to self-study. This video is about the fundamental unit of life, that is cell. And in this video of the series of cell, we'll be studying about the cell organelles. Different cell organelles with different functions. First, we come to cytoplasm. This is the place where all our cell organelles are situated. So cytoplasm is the fluid. साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पूरा फिल्ड होता है. इफ दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर एक फ्लूइड रहता है पूरे में, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. उसी के अंदर हमारी बाकी सारी ऑर्गेनल्स भी एम्बेडेड रहती हैं और उसी के अंदर हमारा न्यूक्लियस भी एम्बेडेड होता है. सो और न्यूक्लियस के अलावा जितना भी सारा स्पेस है, इट इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म. तो आप एक समझ सकते हो, लाइक साइटोप्लाज्म इज लाइक अ पूल. जैसे एक पूल होता है ना, वाटर पूल, उसमें जो बाउंड्रीज हैं वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई. साइटोप्लाज्म जो है वो आपने क्या है उसमें, उस जिसमें वाटर है, दैट इज लाइक साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियस जैसे ट्यूब्स होती है ना, लाइक दैट. Now it is a fluid inside the plasma membrane and it contains the specialized membrane bound organelles. साइटोप्लाज्म में जो भी हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो सब प्रेजेंट रहती हैं. बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है. सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं, जितनी भी हमारी ऑर्गेनल्स हैं उसके अराउंड भी जो मेम्ब्रेन्स हैं, हम इसीलिए उन्हें कह रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, क्योंकि ये मेम्ब्रेन्स ही हैं जो हर ऑर्गेनल को दूसरे ऑर्गेनल से सेपरेट कर रही हैं. उन ऑर्गेनल्स को स्पेशलाइज्ड बना रही हैं कि वो किस चीज में काम करेंगे. देखो, जब हमने सेल पढ़ना शुरू किया था तब मैंने आपको एग्जांपल देना शुरू किया था फ्रॉम अ बिल्डिंग, है ना. घर बनाने के लिए बाउंड्री हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल दैट. सो उसी चीज को हम आगे चलाते हुए समझते हैं कि अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या चीज है. नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि जो हमारी बाउंड्री है घर के बाहर की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. बाकी सारा घर का जो एरिया है, जितना भी आता है कंप्लीट एरिया, दैट इज आवर साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस हमारे घर का सेंटर, हमारा जो लिविंग एरिया होता है, जो लिविंग रूम है ना, या फिर आप समझ लो न्यूक्लियस इज आवर पेरेंट्स रूम, जहां से हम सब रेगुलेटेड रहते हैं. मम्मी पापा सबको रेगुलेट करके रखते हैं ना, तो आप समझ लो न्यूक्लियस उनका रूम हो गया. अब घर में उसके अलावा बाकी भी तो रूम्स होते हैं. किचन होती है जहाँ पर खाना बनता है, आपका वॉशरूम है, बाथरूम है, स्टडी रूम है, स्टोर रूम है. तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग रूम्स होते हैं. हर चीज के लिए अलग रूम है, टीवी के लिए अलग रूम है. सो नाउ सेल में भी कुछ इसी तरीके से होता है. हर फंक्शन को, सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. अब हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या है कि अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं सेल में, और एक ऑर्गेनल को दूसरे ऑर्गेनल से सेपरेट करने के लिए उनके अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है. तो ऑर्गेनल्स क्यों प्रेजेंट हैं बेसिकली, जिससे कि हर ऑर्गेनल का जो अलग फंक्शन है वो दूसरे के फंक्शन से सेपरेटेड रहे. अभी जब हम आगे इस वीडियो में और चलेंगे और देखेंगे कि हर ऑर्गेनल का क्या क्या फंक्शन है, तब हमें समझ में भी आएगा कि क्यों उनका जो सेपरेशन है वो एक दूसरे से इतना इम्पोर्टेंट है. तो एक सेल बहुत अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और हर सेल को हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक अलग स्पेसिफिक ऑर्गेनल की जरूरत होती है. और जिससे कि हर ऑर्गेनल का जो फंक्शन है वो एक दूसरे से अलग रहे, सेपरेटली वो इंडिविजुअली काम कर सकें, उनके अराउंड मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल जो हमने पढ़े थे, उनमें यही डिफरेंस है. उनमें ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है. जो प्रोकैरियोट्स थे उनमें ऐसा कुछ नहीं होता. उनमें बहुत सिंपल सा एक स्ट्रक्चर रहता है, जो बेसिक चीज है सेल को
एक सेल को लिविंग रखने के लिए, बस उसमें वो होती है। और आप मेम्ब्रेन्स का जो इम्पोर्टेंस है वो इस चीज से आप लोग समझ कर याद रख सकते हो कि जो वायरसेस है ना, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। तो इसलिए जो वायरस है वो एक डेड केमिकल की तरह है। हमारी बॉडी के बाहर जब तक वायरस है तब तक वो एक डेड ऑर्गेनिज्म की तरह है। जब तक वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर नहीं करता तब तक वायरस जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। वायरस इज एज गुड एज अ chemical if it's outside a living organism. So now let's proceed and see some of the cell organelles. First of all, we will see the structure of cells. इसमें हम जो है पहले सारे organelles देख लेते हैं एक बार और फिर आगे चलेंगे। This is an animal cell. ये बीच में जो है इतना बड़ा राउंड, this is the nucleus. न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पूरा येलो कलर का, this is known as endoplasmic reticulum. This structure is known as Golgi bodies. ये जो plates हैं, these are Golgi bodies. This is known as mitochondria. This particular structure is mitochondria. Basically इतना ही चीजें होती हैं जो हमारे एनिमल सेल में होती हैं। दिस इज द वैक्यूल, छोटा सा वैक्यूल है इसमें। और जो है अभी वो हमारे कोर्स से थोड़ी बाहर की चीजें हैं, अदरवाइज और कुछ इतना स्पेसिफिक इस पे नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर विच इज ऑफ अ प्लांट सेल। अब हम एनिमल और प्लांट सेल अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं, छोटे से डिफरेंसेस हैं, देख लेते हैं। दिस इज अ प्लांट सेल और इसमें ये जो है ये ग्रीन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमें एनिमल सेल में हमने नहीं देखा था, है ना। दिस इज द वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल है एक, उसमें छोटा सा वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। समटाइम्स 70% ऑफ द प्लांट सेल इज कवर्ड विद द वैक्यूल। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस। और भी कुछ डिफरेंस होते हैं प्लांट और एनिमल सेल के, जो हम पढ़ते वक्त इसमें आगे देखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टडी द डिफरेंट ऑर्गेनल्स। The first one here is endoplasmic reticulum. मैंने आपको न्यूक्लियस के चारों तरफ दिखाया था नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। एंड थ्रू आउट द वीडियो आई विल प्रोनाउंस इट एज ER, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बार बार बोलने में बहुत बड़ा हो जाता है। सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स। देखो बड़े बड़े ट्यूब्यूल्स है ना ये, और ये मेम्ब्रेन बाउंड है। जो ब्लैक कलर की है ना, ये मेम्ब्रेन है इसके चारों तरफ। तो क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं, और शीट्स कह सकते हैं हम इन्हें। शीट जैसा भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। सो इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है ना, वैसा ही काफी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का या ER का भी होता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ है वो SER, जो रफ है दैट इज RER। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है सिर्फ दैट RER जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसके साथ अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स। इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, पूरी मेम्ब्रेन पे होगा। तो अब जब मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स होंगे तो वो रफ लगेगी अपने आप देखने में। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस वाले पे जो होते हैं, इस पे ये पार्टिकल्स नहीं होते। राइबोसोम्स जिन्हें हम यहाँ पे बोल रहे हैं, दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्मूथ वन। स्मूथ पे नहीं होते और रफ पे होते हैं। यही इन दोनों का बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। अब इन दोनों के फंक्शन में फर्क आ जाता है इन्हीं राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा फंक्शन के बारे में। तो RER जो है,
इट हैज राइबोसोम्स अटैच टू इट, इसकी वजह से तो ये रफ लगता है। एंड राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। तो आर का फंक्शन क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और एस का फंक्शन क्या होगा, इट इज द साइट ऑफ लिपिड्स और सिंथेसिस ऑफ फैट्स। तो अब समझ में आया कैसे सिर्फ राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में इतना डिफरेंस आ गया। जो रफ है वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है और जो स्मूथ है वो लिपिड्स और फैट्स जो है उन्हें सिंथेसाइज कर रहा है। अच्छा, इसको याद रखने की एक ट्रिक बता सकती हूँ। लिपिड्स या फैट्स जो होते हैं, चिकनी चीजें होती है ना, ये फैट्स, ऑयल होता है, घी होता है, इन सब में जो है फैट्स होता है, लिपिड्स होता है। तो जो स्मूथ है चीज वहां पर ये सिंथेसाइज हो रहे हैं, स्मूथ वाले पे ये सिंथेसाइज होते हैं, रफ वाले पे नहीं। तो रफ वाले पे अपने आप कौन सा बचा, प्रोटीन। अच्छा, जो एस है जब ये लिवर में प्रेजेंट होता है तो वहां पे ये एक और काम भी कर रहा है। क्या है, इट इज डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अगर हमने कुछ ऐसी चीज खा ली है विच इज पॉइजनस इन नेचर, या फिर हमारी बॉडी में कई बार हम कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं, जैसे सपोज हमने दो चीजें कुछ इस तरीके से खाई हैं विच आर नॉट टू बी ईटन टुगेदर, उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं विच आर पॉइजनस इन नेचर। तो उनको डिटॉक्सिफाई करता है हमारा लिवर, और लिवर में पर्टिकुलरली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो एस है, वो उसको डिटॉक्सिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कम अ फंक्शन जो एस और आर के फंक्शन से कोरिलेट होके आ रहा है यहाँ पे, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, देखो जेनेसिस का मतलब होता है कोई भी किसी भी चीज का बनना, जेनरेट होना, ठीक है। तो यहाँ पे है मेम्ब्रेन का बनना। तो मेम्ब्रेन कैसे बन रही है, जो हमने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सो वी स्टडीड दैट इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, है ना। लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ बन रहे हैं अब, आर और एस पर। तो ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन बनाने में काम आ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। और क्योंकि ये मेम्ब्रेन बन रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। So if the question comes that what is membrane biogenesis, the answer is clear, that the manufacture of cell membrane by the help of proteins and lipids manufactured in the SER and RER is known as membrane biogenesis. So this was all about ERs that we were studying. But no, we have something more towards it. That is functions of ER. देखो हमने SER का पढ़ लिया, RER का पढ़ लिया, अब थे तो वैसे वो भी ER का पार्ट ही, बट थोड़ा सा और भी कुछ इसके फंक्शंस हैं जो कि ऐसा नहीं है कि वो SER में होंगे या RER में होंगे, वो पर्टिकुलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते ही हैं। वो क्या है, चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो ER है ना, वो एक ऐसे नेटवर्क जैसा है पूरा, है ना, एक नेटवर्क जैसा पूरा बना हुआ है इस तरीके से। तो अब अगर वो इस जगह तो न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, और इस जगह सपोज करो वो माइटोकॉन्ड्रिया से कनेक्ट हो गया किसी तरह, वैसे होता नहीं है, वो बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है, बट इवन इफ वी सी दैट कि वो माइटोकॉन्ड्रिया से कनेक्ट हो रहा है, तो इसने एक नेटवर्क बना लिया ना इन दोनों के बीच में। अब न्यूक्लियस में जो चीज बन रही है वो ER के थ्रू होती हुई माइटोकॉन्ड्रिया तक जा सकती है। तो वो साइट, या फिर अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहीं गोल्गी बॉडीज से कनेक्ट कर रहा था तो उन दोनों के बीच में भी एक नेटवर्क फॉर्म कर लेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, ER उन सब के बीच में एक नेटवर्क की तरह काम करेगा। अब आता है दैट ER is the cytoplasmic activity providing surface for biochemical activities.
ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा स्टेटमेंट है एक। ईआर क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी। देखो बायोकेमिकल एक्टिविटी आपको सिर्फ समझना है ये क्या है कि हमारी जो सेल है उसके अंदर जो भी केमिकल्स के बीच में जो रिएक्शन होते हैं ना, ऑल दैट इज नोन एज अ बायोकेमिकल एक्टिविटी। और वो सारे जो काम है उसके लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है, इसकी जो मेम्ब्रेन का सरफेस है, उस पर वो एक्टिविटीज हो जाती हैं आराम से। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना काफी होता है एट दिस लेवल कि जो सेल के अंदर केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे हो जाती हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके लिए एक सरफेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट नाउ वी मूव ऑन टू गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus को डिस्क्राइब किया था कैमिलियो गोल्गी ने। उन्होंने उसके बारे में पूरी तरीके से पढ़ा था एंड देन ही केम आउट विद द स्ट्रक्चर ऑफ इट। सो इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। देखो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ही हैं, है ना। इससे पहले हमने ईआर पढ़ा था, दैट इज ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। इफ यू विल सी एट दिस स्ट्रक्चर, ये एक दूसरे के पैरेलल है ना। ये जो है ये इसके पैरेलल है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बट दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। ये जो एक स्टैक होता है पूरा इनका, दैट इज नोन एज अ सिस्टर्न। तो गोल्गी apparatus क्या है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स which are called cisterns and they are associated with the membrane of ER। ये ER की membranes के साथ attached रहते हैं। हमने पढ़ा था ना कि ER की जो membrane है वो network की तरह काम करती है, तो वो बहुत सारी चीजों के साथ attached होगी तभी तो वो उनके बीच में networking बना सकती है। तो वो गोल्गी apparatus के साथ भी attached होती है। अब गोल्गी apparatus का स्पेसिफिकली फंक्शन क्या क्या है। पहला है इट इज अ स्टोरेज फॉर्म एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जो चीजें बन जाती हैं ऑलरेडी, जैसे ईआर में सपोज करो आपकी कोई प्रोटीन बनाया, अब गोल्गी बॉडी क्या करेगी, उसको स्टोर करके रखेगी, या अगर उसमें और कोई मॉडिफिकेशन होनी है, जैसे आप समझ लो कि ईआर ने तो रफली एक चीज बना के दे दी, अब गोल्गी अपरेटस क्या करेगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा और आगे के यूज के लिए मॉडिफाई करके उसको स्टोर कर लेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा सारी। ठीक है, समझ लो कि जितना सारा काम होता है ना इनका पैकेजिंग वालों का, ये पहले सामान लेते हैं, उसको रखते हैं, उसको ऑल्टर करते हैं कुछ, और फिर उसको स्टोर करके फिर उसको पैक करके आगे दे देते हैं। तो ये काम भी गोल्गी अपरेटस कर रहा है यहाँ पे। वो जो भी चीजें बनती हैं ईआर में उनको स्टोर करता है, उनका मॉडिफिकेशन करता है, उनकी पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग इन द सेंस वो उनको पैक नहीं कर रहा है, पर वो उनको एक पूरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में जिससे कि वो आगे ट्रांसपोर्ट होने में आसानी हो। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स। कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे अगर हम कह दें कि ग्लूकोज है, ठीक है, हमारी बॉडी जब फूड इनटेक करके उसको पूरा ब्रेक डाउन करके बनाती है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में उसको लेती है, लेकिन वो ग्लूकोज की नहीं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर करती है। जब स्टोर करने की बात आती है, क्योंकि थोड़ी सी जगह में आप ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर कर सकते हो, उतना ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकते। तो ये कॉम्प्लेक्स, अब ग्लाइकोजन जो है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर और ग्लूकोज जो है वो सिंपल शुगर है। तो ये क्या करती है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर को कौन बनाता है, गोल्गी apparatus। and they are also involved in the formation of lysosomes। lysosomes स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक सेल ऑर्गेनल की तरह ही हैं, उनकी फॉर्मेशन में भी गोल्गी apparatus जो है वो काम कर रहा है। तो अब क्या क्या फंक्शन थे इसके, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ complex sugar from simple sugar, and involved in the formation of lysosomes। These were the functions of Golgi apparatus। अभी ये जो गोल्गी apparatus लाइसोसोम बना रहा था, ये है क्या,
अब हम इन्हें भी पढ़ेंगे बिकॉज दे आर द सेल ऑर्गेनल्स। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, ये भी मेम्ब्रेन होती है इनके चारों तरफ भी। इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। तो क्या ये हमारे डाइजेशन में काम करता है? नहीं, ये हमारे फूड के डाइजेशन में एक्चुअली काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो किस चीज में काम करती हैं? बाय चांस हमें कोई इन्फेक्शन हो गया और कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई ऐसा पार्टिकल हमारी बॉडी में चला गया, तो हमारे सेल में जब वो चीज जाएगी तो लाइसोसोम जो है वो उसे अपने अंदर ले लेते हैं और इनकी जो एंजाइम्स होती हैं वो उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन कर देती हैं, उसको वहीं पे किल कर देती हैं। सो डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल। और यहाँ पे फॉरेन मटेरियल का मतलब वो नहीं है जो अमेरिका से आया हो, ऑस्ट्रेलिया से आया हो। यहाँ पे मतलब है जो हमारी बॉडी के अलावा कोई बाहर का मटेरियल हमारी बॉडी में गया है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी और विच इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। And second thing is it also digests the worn out cell organelles. Suppose ऐसा हो कि किसी वजह से हमारी कोई सी सेल ऑर्गेनल जो है वो खराब हो गई है या उसकी मेम्ब्रेन टूट गई है ना, तो फिर वो काम नहीं करेगा। बिकॉज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेम्ब्रेन से अगर नहीं है प्रॉपर तो जो हमारी सेल ऑर्गेनल्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो पूरा सेल होता है ना वो ही किसी वजह से डैमेज हो जाता है, उसमें कोई इन्फेक्शन है या एनीथिंग, ड्यू टू एनीथिंग, एनी शॉक, हमारा जो सेल है वो खराब हो गया कंप्लीटली। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है सेल के अंदर वो बर्स्ट कर जाता है। उसकी जो, देखो ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक है ना, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो टूट जाएगी। और अगर एक बार मेम्ब्रेन टूट गई तो क्या होगा, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर थी सारी, वो सारी सेल में फैल जाएंगी और वो पूरे सेल को ही, जिस सेल में वो लाइसोसोम था उस सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएगा। इसीलिए क्योंकि जिस सेल में ये प्रेजेंट होते हैं ये उस सेल को भी खत्म कर सकते हैं, इन्हें सुसाइड बैग्स कहा जाता है। Now, many a times it happens that when the question comes that why lysosomes are known as suicide bags, तो हमें आंसर में ये भी देखने को मिल जाता है, because it digests foreign material and worn out cell organelles. No, ये उसका एक फंक्शन है, दैट इज राइट, बट सुसाइड बैग इसलिए नहीं कहा जाता। सुसाइड क्या होते हैं, जब कोई इंसान खुद को मार ले या कोई चीज खुद को अगर मार लेता है तो दैट इज नोन एज सुसाइड। तो लाइसोसोम जब उसी सेल को डाइजेस्ट कर जाएं जिस सेल में वो प्रेजेंट थे, तो वो चीज है जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड बैग्स कहा जाता है। So this was about the lysosomes. Now we come on to the mitochondria. Mitochondria जिसको हम पढ़ते आए हैं दैट इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। ये एक बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है जिसको अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ नहीं आता तो हम ये लिखकर सोच लेते हैं दैट वील गेट द मार्क्स। सो ओके, यस इट्स करेक्ट, इट्स द पावर हाउस ऑफ द सेल, बट दैट इज नॉट ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। देखो अभी तक हमने जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़ी हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे, राइट? They were membrane bound organelles, that is right, but they were not double membrane bound organelles. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ढंग से देखेंगे तो बाहर एक मेम्ब्रेन है यहाँ पर और एक मेम्ब्रेन है ये वाली। Outer membrane is porous and inner membrane is deeply folded called cristae. पोरस का मतलब है कि इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट हैं जो आउटर मेम्ब्रेन है और वो अपने अंदर जो है वो सब्सटेंसेस को आने जाने देती है, बट ऐसा नहीं होता कि सारे सब्सटेंसेस को, जो अंदर जाने चाहिए उतने ही। सो द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, पोरस मीन्स इट हैज पोर्स इन इट, एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। अगर आप इनर वाली मेम्ब्रेन को देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है ना, तो फोल्ड्स है और ये जो फोल्ड्स होते हैं इसके, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ये जो फोल्ड है ना, एक फोल्ड आ गया इसका, दैट इज नोन एज क्रिस्टे। सो नाउ ATP generation takes place on the surface of cristae. ATP, that is the energy currency of our body. वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, on the surface of cristae.
और जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है मॉलिक्यूल। हमारी पूरी बॉडी में जो एनर्जी है वो यही मॉलिक्यूल प्रोवाइड कराता है। तो हम किसी भी फॉर्म में बाहर से एनर्जी लें, हमारी जो बॉडी है वो उसको एटीपी की फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देती है, जिससे वो पूरी बॉडी में काम कर सके। जैसे कि कोई इंसान कहीं से भी बाहर से आए, इंडिया में डॉलर्स लेके आए, दिनार्स लेके आए, है ना, कुछ भी लेकर आए, वहां उनको पहले अपनी जो करेंसी है उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है इनटू रुपीज, जिससे कि वो पूरे इंडिया में आसानी से काम कर सके। सिमिलरली हमारी बॉडी में जो एनर्जी ली जाती है वो एटीपी से ली जाती है, और उसके लिए किसी भी फॉर्म में हम एनर्जी लें, कुछ भी खा कर लें, लेकिन उसको कन्वर्ट पहले एटीपी में ही करना पड़ता है। तो ये एटीपी कहाँ जनरेट होता है हमारी बॉडी में, कहाँ कन्वर्ट होता है, ये एनर्जी बनती है ऑन द क्रिस्टे ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि उसकी इनर मेम्ब्रेन है। अब ये जो क्रिस्टे के फोल्ड्स है ना, मतलब जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। देखो, अगर मैं इस इतनी एरिया की बात करूं, तो ये जो लाइन यहां से यहां तक मैंने खींची है, इन दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन ए एंड बी, इसके डिस्टेंस सिर्फ इतना ही है, इसके ऊपर सिर्फ इतना ही सरफेस एरिया मिलेगा। पर अगर मैं इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दूं, तो क्या ये ज्यादा एरिया नहीं है, यहाँ से लेके पहले यहाँ तक का, फिर यहाँ से वापस। तो जिस भी चीज में ऐसे फोल्ड्स आ जाते हैं ना कहीं भी, वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे होते हैं उस जगह का। और उसके सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है, आप नोटिस करना कि उसका जो भी फंक्शन है वो फंक्शन कहीं ना कहीं इस तरीके से डिपेंडेंट है, जैसे एटीपी इस सरफेस पे जनरेट होगी, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा जनरेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी ही हमें हमारे अंदर जो है वो केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए, नई चीजों को बनाने के लिए एनर्जी देती है, और जो मैकेनिकल वर्क भी हम जितना करते हैं, दैट इज आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एंड एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट वी कम टू प्लास्टिड्स. So now, अच्छा, we forgot one thing in this mitochondria, that जो राइबोसोम हमने पढ़े थे which were present in the on the endoplasmic reticulum, वो भी इस क्रिस्टे पर प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडली, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी होता है, जो कि जनरली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, पर वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द प्लास्टिड्स नाउ. तो प्लास्टिड्स जो हैं, दे आर न्यूमेरस मेम्ब्रेनस लेयर, मतलब इनके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एम्बेडेड इन स्ट्रोमा। बहुत सारी मेम्ब्रेनस लेयर्स होती हैं, मेम्ब्रेन की लेयर्स स्ट्रोमा में एम्बेडेड होती हैं। स्ट्रोमा इज समथिंग लाइक साइटोप्लाज्म, मतलब एक फ्लूइड है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, दे आर नोन एज प्लास्टिड्स, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अब ये जो प्लास्टिड्स हैं, ये सिर्फ आपको प्लांट सेल में देखने को मिलती हैं, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती हैं। प्लास्टिड्स जो है वो दो टाइप की हैं। द फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, द सेकंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। नाउ अंडरस्टैंड, जो क्रोमो है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, ल्यूको मीन समथिंग विच इज व्हाइट इन कलर और कलरलेस, सो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड्स होती हैं। नाउ लेट्स कम टू द फंक्शन ऑफ द टू। क्रोमोप्लास्ट का हमने पढ़ा कि ये कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, तो ये क्या करती हैं, प्लांट के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, प्लांट्स की लीव्स के जो हम अलग अलग कलर्स देखते हैं, जो कैरेट्स का कलर अलग है, हर चीज का कलर, कोई चीज पर्पल कलर की है, कोई किसी चीज कलर की है, ऑल दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट में, दैट इज ग्रीन इन कलर, जिसकी वजह से हमें लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, है ना, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक तरीके का क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट के और कौन कौन से हैं, उसमें हमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें हमें दिखता है क्लोरोफिल,
ग्रीन कलर का पिगमेंट। बाकी पिगमेंट्स हैं कैरोटीन, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स जो हैं, कैरोटिनॉइड्स जो हैं जनरली आपको ऑरेंज कलर देते हैं, ज़ैंथोफिल्स ऑरेंज टू ब्राउन कलर का जो वेरिएशन होता है वो देते हैं। और जो पिगमेंट्स हैं हमारे वो हैं फाइकोसियानिन, फाइकोबिलिन्स, फाइकोएरिथ्रिन। ये सब क्या है? ऑल दीज आर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट। मतलब क्रोमोप्लास्ट में ये पिगमेंट्स होते हैं अलग अलग। अब आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होता है और जनरली इसका और फंक्शन क्या है? दैट इट इज द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। इन सबको स्टोर करने के काम में आता है। एंड प्लास्टिड्स इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, एनिमल सेल्स आर डिवॉइड ऑफ इट। तो ये इन दोनों के बीच में एक मेन डिफरेंस भी आ जाता है between the plant and animal cell. Next we have vacuoles. Vacuoles are generally storage sacs. ये स्टोरेज के काम में आते हैं। ये प्लांट सेल में आपको बहुत लार्ज दिखाई देते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर स्मॉलर इन एनिमल सेल्स। इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। सेल को बिल्कुल टर्जिड रखता है और रिजिड रखता है, मतलब श्रिंक नहीं होने देता। अमीबा में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज फूड वैक्यूल बन जाता है अमीबा में। जब अमीबा अपना खाना खाता है, जब न्यूट्रिशन लेता है ना बाहर से, तो उसमें फूड वैक्यूल बन जाता है थोड़ी देर के लिए। जब वो खाने को खा लेता है फिर अच्छे से, देन दैट वैक्यूल डिसअपीयर्स। सो फूड वैक्यूल किस में देखने को मिलता है? इन अमीबा। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा ओनली, वो वाटर और वेस्ट जो अपना एक्सपेल आउट करते हैं वो वही वैक्यूल के थ्रू ही करते हैं। क्योंकि जनरली हमने पढ़ा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे जो हमारा बैक्टीरिया थे, तो उनके अंदर और पूरा ऑर्गेनल सिस्टम तो था नहीं जो वर्क करेगा। सो व्हाट दे डू इज, जैसे उनके अंदर एक्स्ट्रा वाटर क्रिएट हुआ तो वो उसका एक वैक्यूल बना लेंगे, एक मेम्ब्रेन के अंदर उसको कंटेन कर लेंगे और उसको फिर अपनी बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देंगे। सिमिलरली बाकी भी जो वेस्ट उनकी बॉडी में होता है वो उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर कंटेन करके और उसको वैक्यूल को धीरे से अपनी बॉडी से बाहर मूव आउट कर देते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So this was about vacuole and this was all about our cell. With this, we are ending the series of chapter cells explanation. Remember this is the end of the explanation, not the discussion of the chapter. The in-text question, the back question of the NCERTs and all the questions which can be made out from this chapter will be further discussed. So it is the end, but with a new beginning. Thank you for watching. If you haven't, so please subscribe the channel, like the video and share it amongst your pals.